आज 9 साल के एक लंबे और घटनापूर्ण अंतराल के बाद मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर बात की जिनका नाम भारतीय बिजनेस, ग्लैमर और विवाद का पर्याय बन गया है, विजय माल्या। 2016 में भारत छोड़ने के बाद यह पहली बार था कि वह किसी मंच पर इतनी खुलकर और विस्तार से बात कर रहे थे। मेरे पॉडकास्ट फिगरिंग आउट पर हुई यह लगभग 4 घंटे की बातचीत सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं थी, बल्कि एक कोशिश थी उस कहानी के दूसरे पहलू को समझने की, जिसे हमने अब तक केवल सुर्खियों और अदालती कार्यवाहियों के जरिए जाना है। मेरे सामने बैठे विजय माल्या की आंखों में थकान और एक तरह की बेचैनी तो थी, लेकिन अपनी बात रखने का दृढ़ संकल्प भी साफ झलक रहा था। उन्होंने हर सवाल का सामना किया, चाहे वह कितना भी चुभने वाला क्यों न हो। यह बातचीत इसलिए जरूरी थी क्योंकि विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह भारत में बिजनेस करने के जोखिमों, राजनीतिक दबावों और मीडिया की भूमिका पर भी एक टिप्पणी है। जब कोई इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अचानक देश की नजर में भगोड़ा बन जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ एक बिजनेस की विफलता थी या एक सोचा समझा घोटाला? क्या सिस्टम ने उन्हें भागने दिया या वह खुद भागा? इन 9 सालों में उन पर क्या बीती, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने यह बातचीत शुरू की। मेरा मकसद उन्हें सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि उनकी कहानी को बिना किसी फिल्टर के आप तक पहुंचाना था। बातचीत की शुरुआत में ही मैंने महसूस किया कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदा दिली नहीं खोई है। उन्होंने बताया कि ये 9 साल उनके लिए एक सेमी रिटायरमेंट जैसे रहे हैं, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। लंदन में रहते हुए भी उनका दिल और दिमाग हिंदुस्तान में ही अटका हुआ है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें कभी-कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है, खासकर जब वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता है। उनकी बातों से यह साफ था कि वह अपनी उस छवि को वापस पाना चाहती है, जहां लोग उन्हें एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर जानते थे, न कि एक भगोड़े के रूप में। इस पूरी बातचीत का सार यह समझना था कि आखिर सच क्या है। क्या विजय माल्या वाकई एक विलेन है, जैसा कि उन्हें अक्सर चित्रित किया जाता है, या फिर वह परिस्थितियों और राजनीतिक साजिशों का शिकार हुए एक बिजनेसमैन है? मैंने उनसे हर पहलू पर सवाल किए। किंगफिशर एयरलाइंस क्यों डूबी? बैंकों के कर्ज का क्या हुआ? उन पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों में कितनी सच्चाई है? और क्या वह कभी भारत लौटना चाहती है? उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और अब यह आप पर है कि आप उनकी दलीलों को सुनकर अपनी राय बनाएं। यह कहानी जटिल है और इसके कई पहलू हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। जब मैंने विजय माल्या से किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में पूछा, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने बताया कि किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उनका एक सपना था, भारत को एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन देने का सपना। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज पर खुद ध्यान दिया, चाहे वह इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट हो, केबिन क्रू की यूनिफॉर्म हो, या यात्रियों को परोसा जाने वाला खाना। उनका मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसा अनुभव देना था जिसे वे हमेशा याद रखें। शुरुआती दिनों में किंगफिशर एयरलाइंस ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए, और जल्द ही यह भारत की सबसे पसंदीदा एयरलाइनों में से एक बन गई। लेकिन फिर कहानी ने एक दुखद मोड़ ले लिया। माल्या ने विस्तार से बताया कि कैसे बाहरी कारकों ने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने बताया कि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और सरकार द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैक्स ने एयरलाइन की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही था, लेकिन उस समय की आर्थिक परिस्थितियां किसी भी एयरलाइन के लिए बहुत प्रतिकूल थीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ किंगफिशर ही नहीं, बल्कि उस दौर में दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस संघर्ष कर रही थी, लेकिन भारत में एक बिजनेस की विफलता को सीधे तौर पर मालिक की धोखाधड़ी से जोड़ दिया गया। उन्होंने इस बात को भी माना कि एयर डेक्कन का अधिग्रहण शायद एक बड़ी गलती थी। किंगफिशर एक प्रीमियम फुल सर्विस एयरलाइन थी, जबकि एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट कैरियर थी। इन दोनों के कल्चर और बिजनेस मॉडल को एक साथ लाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। इस अधिग्रहण ने कंपनी पर वित्तीय बोझ और बढ़ा दिया, जिससे उबरना मुश्किल होता चला गया। माल्या ने कहा कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि वह अपने सपने को बचा नहीं पाया।
उनकी बातों में अपनी टीम और अपने कर्मचारियों के प्रति एक गहरी संवेदना थी, जिन्हें इस संकट की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस का पतन एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक अच्छा आइडिया भी गलत समय और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक व्यावसायिक विफलता है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, बैंकों से लगातार बातचीत की और सरकार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। उनकी कहानी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारा सिस्टम व्यावसायिक विफलताओं से निपटने के लिए तैयार है, या हम हर विफलता को एक घोटाले की नजर से ही देखते रहेंगे। जब बात कर्ज के विवाद पर आई तो विजय माल्या का लहजा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन पर 9,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का आरोप है, लेकिन भारतीय सरकार ने उनकी जब्त की गई संपत्तियों से अब तक 14,100 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली कर ली है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार ने कर्ज से ज्यादा पैसा वसूल ही लिया है तो फिर उन्हें भगोड़ा और चोर क्यों कहा जा रहा है। उनके अनुसार यह पूरा मामला अब कर्ज की वसूली का नहीं, बल्कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान करने का बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि वह शुरू से ही बैंकों के साथ समझौता करने और मूलधन चुकाने के लिए तैयार थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार भारतीय बैंकों को 100% मूलधन चुकाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उनके प्रस्तावों को हर बार ठुकरा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक दबाव था। बैंकों के अधिकारी निजी तौर पर तो समझौता करना चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से डरते थे क्योंकि उन्हें जांच एजेंसियों का खौफ था। माल्या ने कहा कि अगर उनके प्रस्तावों को मान लिया गया होता तो आज यह मामला कब का सुलझ गया होता और बैंकों को भी उनका पैसा वापस मिल जाता। उनकी बातों से ऐसा लगा कि वह सिस्टम की जटिलताओं और लाल फीताशाही के शिकार हुए हैं, जहां कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया। उन्होंने कहा, मैंने एक भी पैसा इधर से उधर नहीं किया। उनका तर्क था कि किंगफिशर एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जिसके बोर्ड में कई सम्मानित लोग शामिल थे। सारे लेन देन पारदर्शी थे और उनकी पूरी जानकारी बैंकों को थी। उन्होंने कहा कि जिस पैसे को लॉन्ड्र करने का आरोप लगाया जा रहा है, वह वास्तव में एयरलाइन के रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि ईंधन, सैलरी और एयरपोर्ट फीस के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया, जिसका मकसद उनकी छवि को धूमिल करना और उन्हें एक पोस्टर बॉय की तरह पेश करना था। मैंने उनसे मीडिया ट्रायल के बारे में भी पूछा। इस पर उन्होंने गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने बिना किसी सुनवाई के ही उन्हें दोषी करार दे दिया। हर रोज टीवी पर उनके बारे में नकारात्मक खबरें चलाई जाती थीं, जिससे जनता के मन में उनके खिलाफ एक धारणा बन गई। उन्होंने कहा, भारत में आप तब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक आप दोषी साबित न हो जाएं, लेकिन मेरे मामले में मुझे पहले ही दोषी मान लिया गया। उनका मानना है कि इस मीडिया ट्रायल ने निष्पक्ष सुनवाई की उनकी संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है और उनकी प्रतिष्ठा को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। जब मैंने विजय माल्या से सबसे बिडीढ़ा सवाल पूछा, क्या आप भारत वापस आना चाहते हैं, तो उनका जवाब बहुत सधा हुआ और शर्तों से भरा था। उन्होंने कहा कि वह भारत लौटने पर गंभीरता से विचार करेंगे, लेकिन केवल तभी जब उन्हें एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई का आश्वासन दिया जाए। उन्होंने भारतीय जांच एजेंसियों, विशेष रूप से सीबीआई और ईडी के काम करने के तरीके पर गहरा अविश्वास जताया। उनका कहना था कि जिस तरह से उनके मामले को संभाला गया है, उससे उन्हें नहीं लगता कि भारत में उनके साथ न्याय हो पाएगा। वह एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया चाहते हैं जो राजनीतिक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो। उनकी दूसरी बड़ी शर्त सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ी थी। उन्होंने भारतीय जेलों की स्थिति और मानवाधिकारों पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि वह कोई अपराधी नहीं है और वह नहीं चाहते कि उन्हें सुनवाई से पहले ही एक अपराधी की तरह रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका भारत छोड़कर जाना कोई भागना नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली से संसद में मुलाकात की थी और उन्हें बताया था कि वह लंदन जा रहे हैं।
उनका तर्क था कि अगर वह भाग रहे होते तो इस तरह किसी को बताकर नहीं जाते। यह दर्शाता है कि वह अपने जाने को एक सामान्य यात्रा के रूप में देखते थे। इस पूरी बातचीत से मुझे यह समझ आया कि विजय माल्या की कहानी में कई परतें हैं। एक तरफ बैंकों का पैसा है जो एक सार्वजनिक मुद्दा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो खुद को सिस्टम का शिकार बता रहा है। उन्होंने बार बार दोहराया कि वह पैसा लौटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं दिया गया। क्या यह सच है? क्या वाकई राजनीतिक कारणों से उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज किया गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन यह जरूरी है कि हम कहानी के दोनों पक्षों को सुने और समझें, बजाय इसके कि हम केवल एक ही नैरेटिव पर विश्वास कर लें। निष्कर्ष के तौर पर विजय माल्या की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि सफलता और विफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बिजनेस की दुनिया में जोखिम हमेशा बना रहता है। यह कहानी हमें हमारे कानूनी और मीडिया सिस्टम पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां बिजनेस की विफलता को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए और उद्यमियों को दूसरा मौका दिया जाए? विजय माल्या का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उनकी कहानी ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर हमें एक समाज के रूप में विचार करने की जरूरत है।